नमस्कार दोस्तों, ट्रू टॉक 20 चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे चाइना कैसे बना सुपर प्रोड्यूसर, कैसे बना बिजनेस हब, ऐसा क्या किया जिसे वो दुनिया के सबसे बड़े एक्सपोर्टर की लिस्ट में टॉप पे आ गया। जो चाइना 1980-90 के बीच भूखे नंगे देशों की लिस्ट में आ रहा था, वो इकोनॉमिकली इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कैसे हो गया। 1990 तक चाइना पूरी दुनिया के टोटल उत्पादन में सिर्फ और सिर्फ 3% हिस्सा लिए खड़ा था, और जब हम आज 2019-20 की बात करें तो वो पूरी दुनिया के टोटल उत्पादन में 26% हिस्सा लेके बैठ गया है। तो दोस्तों, देखेंगे चाइना की सक्सेस स्टोरी के 6 मुख्य मुद्दे जो बहुत ही कारगर साबित हुए चाइना के बिजनेस के लिए। तो दोस्तों, बात शुरू करने से पहले हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कृपया सब्सक्राइब कर दीजिए, और हो सके तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। ये छोटी सी क्लिक हमें बहुत ही प्रोत्साहित करती है। तो चलो दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे इन्वेंशन टेक्नोलॉजी की। तुम्हें पता है दोस्तों, चाइना इनके लिए कभी भी पैसे और समय बर्बाद नहीं करेगा, बिल्कुल भी नहीं। वो सीधा दूसरों के द्वारा बनाई गई सक्सेसफुल प्रोडक्ट को उठाएगा और उसका रिवर्स इंजीनियरिंग करके डिट्टो यानी कि सेम टू सेम प्रोडक्ट बना देगा, और साथ ही में छोटा सा डिज़ाइन में बदलाव कर देगा ताकि कॉपीराइट का झंझट भी ख़त्म और अपना काम भी निकल गया। दोस्तों देखो, ये हो गया समय और पैसे का बचाव। दूसरा क्या करेगा कि वो प्रोडक्ट को बल्क में यानी कि बड़े से बड़े मात्रा में उत्पादन करेगा और मार्केट में डंपिंग कर देगा, और जो चीज़ अच्छी कंपनी की 100 में बिकेगी ये 70 में बेचेगा, 1000 में बिकेगी वो 700 में बेचेगा, वो भी सेम टू सेम डिट्टो प्रोडक्ट। तो ग्राहक वो चाइना वाली यानी कि सस्ती वाली प्रोडक्ट ही उठाएगा, वो क्यों महंगी उठाएगा। अगर हम मोबाइल का ही एग्जांपल देख लें तो जो फीचर्स सैमसंग, एप्पल जैसी नामी कंपनी 40,000 में अपने मोबाइल में देती है, वो ये चाइनीज़ कंपनी ओप्पो, वीवो, MI जैसी 15,000, 16,000 के फ़ोन में दे देती है। यही तो वजह है दोस्तों कि वो मार्केट में आज दौड़ रहे हैं और बाकी सब थम गए, रुक गए। दोस्तों, चाइना ने बड़े बड़े सिटी जैसे प्रोडक्शन हब बना रखे हैं। कोई एक चीज़ समझो, घर का फर्नीचर, तो पूरा का पूरा सिटी जैसा एरिया फर्नीचर का उत्पादन ही करेगा। एक ही जगह पे 1 रुपये से लेकर 1000 रुपये तक की चीज़ आपको मिल सकती है। मतलब समझ लो, टेबल एक ही जगह पे 1 रुपये से लेकर 1000 रुपये तक का टेबल आपको दिखाएंगे। समझो, ना बोलने की वजह आपके पास बचेगी ही नहीं। क्वालिटी यानी कि गुणवत्ता में ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन आपको ऑप्शन यानी कि विकल्प बहुत सारे मिलेंगे। तो दोस्तों, ये हो गई दूसरी और सबसे मजबूत वजह। तीसरी वजह है ट्रेनिंग यानी कि स्किल डेवलपमेंट। आप जो चीज़ में अच्छे हो उसी को आपके अंदर बढ़ावा देगी सरकार। समझो, अगर आप अच्छे वेल्डर हो तो आपको वेल्डिंग की ट्रेनिंग देगी सरकार। अगर आप अच्छे मूर्तिकार हो तो आपको उनकी भी ट्रेनिंग मिल सकती है। और तो और, अगर आप कंप्यूटर हैकर हो तो आपको हैकिंग की भी ट्रेनिंग देगी सरकार। मतलब जो चीज़ अच्छा है उसे और अच्छा बनाएगी और आपके अंदर की वो चीज़ का वो उपयोग करेगी। आप चोरी भी करना चाहोगे तो चोरी भी सिखाएगी सरकार। ऐसा ही समझो दोस्त। हमारे यहाँ स्टूडेंट्स और पेरेंट्स भी, और तो और रिश्तेदार भी पढ़ाई के बारे में सोचते हैं, यार तू पहले स्कूलिंग कंप्लीट कर ले, बाद में कुछ कर लेना। जबकि वहाँ पे स्किल डेवलपमेंट महत्व है। वहाँ पे इंस्टीट्यूट भी ढेर सारी है। हमारे यहाँ भी सरकार द्वारा ऐसी इंस्टीट्यूट चलाई जाती है, लेकिन बढ़ावा नहीं मिल रहा। आपके आसपास भी होगा ITI। हमारे यहाँ सबकी मानसिकता यह है कि अगर कहीं नहीं चला उसे ITI भेज दो। जब तक अच्छी जॉब ना मिल जाए, बस बाकी ITI का कुछ इम्पोर्टेंस बचा नहीं है हमारे यहाँ। दोस्तों, आप ही सोच लो, चाइना में लेबर भी सस्ते हैं क्योंकि लेबर की तनख्वाह सरकार द्वारा नियत की गई होती है, और सरकार के सामने कोई आवाज़ नहीं उठा सकता क्योंकि वहाँ कोई लेबर यूनियन, मानवाधिकार संस्था, लेबर प्रोटेक्टर लॉ जैसा कुछ है नहीं, क्योंकि चाइना साम्यवादी शासित राष्ट्र है। दोस्तों, सस्ते और स्किलफुल लेबर वहाँ पे आसानी से मिलते हैं, तो क्यों नहीं उत्पादन में फ़र्क पड़ेगा। जो चीज़ जहाँ हमारा लेबर 1 घंटे में 5 बनाएगा, वहाँ चाइना में सीधा 12-15 बना देगा, वो भी कम पैसे में। ये भी एक मुख्य वजह है चाइना की सक्सेस के पीछे।
और महत्वपूर्ण वजहों में से एक वजह है सरकार की मदद। वहाँ सरकार आने वाली कंपनी को बहुत ज़्यादा मदद करती है, मतलब बहुत ही ज़्यादा मदद। आज की तारीख में 28 लाख से ज़्यादा कंपनी है जिसका प्रोडक्शन हाउस यानी कि फैक्ट्रियाँ चाइना में लगी हुई है, जिसका सबसे महत्वपूर्ण कारण ये है कि चाइना गवर्नमेंट आने वाली कंपनी को बहुत सारा मदद करती है। वो कंपनी की बेसिक ज़रूरियातों, समझो ज़मीन यानी कि जगह, इलेक्ट्रिसिटी, ट्रांसपोर्टेशन के लिए और कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स के लिए जो भी वाहन व्यवहार चलेगा उसी के लिए अच्छी सड़कें और पानी जैसी प्राथमिक ज़रूरियात अच्छे से पूरी करती है। उसके बाद सेकेंडरी ज़रूरियात में रहती है सरकारी कागजात के लिए जो भागादौड़ी। सरकारी कागजात के लिए जो भागादौड़ी रहती है, इसी के लिए सरकार एक एजेंट जैसा व्यक्ति नियुक्त करके देती है जो सरकारी कागजात के लिए हर काम वो खुद निपटा लेगा, सब कुछ करने में मदद करेगा। इनके अलावा नई आने वाली कंपनी को सरकार फाइनेंशियल हेल्प भी करती है। थोड़े समय के लिए फाइनेंशियल हेल्प स्टार्टिंग में बहुत ही मायने रखती है। गवर्नमेंट की स्टेबिलिटी भी ज़्यादा असरकारक बनती है, जबकि वहाँ कोई लंबे अरसे तक विरोध करने वाला होता नहीं है और हर साल विदेशी निवेश यानी कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट की नीतियों में भी बदलाव नहीं आते। कोई भी निर्णय समझो लंबे अरसे तक चलता है, जो कि अच्छी बात मानी जाती है फॉरेन इन्वेस्टमेंट के लिए, बिजनेस के लिए। दोस्तों, मेन पॉइंट जो कि हम लास्ट में बात करेंगे, हम कैसे मदद कर सकते हैं हमारी सरकार को, हमारी मार्केट को, हमारे व्यापारियों को, वो हम लास्ट में बात करेंगे। इनके अलावा सरकार का कोई भी मंत्री या फिर प्रेसिडेंट खुद किसी विदेश दौरे पर जाता है तो वहाँ के कामों के लिए अपनी देश की कंपनियों के लिए कॉन्ट्रैक्ट लेके आता है और दूसरे देश की सरकार और कंपनी के बीच मध्यस्थी भी करनी पड़े तो ज़रूर से मध्यस्थी करेगा और कंपनी का काम लेके आएगा। दोस्तों, इसी के उदाहरण में देख लो, 2005 में प्रेसिडेंट ऑफ चाइना श्रीलंका गए थे। उसी के बाद हर साल चाइना का इन्वेस्टमेंट श्रीलंका में बहुत ज़्यादा बढ़ा, इतना बढ़ा कि आज समझो इंडिया को चाइना ने श्रीलंका से उखाड़ फेंका। यहाँ दिखेगी दोगली राजनीति, जहाँ वो घुस गए और बिजनेस बढ़ाया, वहाँ अपना बिजनेस उखाड़ फेंका। आज की डेट में चाइना ने पाकिस्तान और श्रीलंका समझो पूरा खरीद ही लिया है। ये आंकड़े आप कंप्यूटर स्क्रीन पर देख सकते हैं। दोस्तों, हमारे यहाँ जैसे टूरिस्ट गाइड होते हैं, वैसे वहाँ पे चाइना में बिजनेस गाइड होते हैं, जो किसी भी व्यापारी जो पूरी दुनिया में से कोई भी चाइना जाएगा उसी के साथ घूमता है और बिजनेस के बारे में गाइड करता है। अगर कुछ चीज़ वो खरीदना भी चाहे तो वो खरीदी में भी मदद करता है। और तो और वो चाइना के व्यापारी और हमारे व्यापारी के बीच मीडिएटरी भी करता है, मतलब ट्रांसलेट का प्रॉब्लम भी ख़त्म, मतलब लैंग्वेज का प्रॉब्लम भी ख़त्म। एक हाल ही में मैंने एक न्यूज़पेपर में एक किस्सा पढ़ा। हमारा व्यापारी एक जो फ्लोरिंग टाइल्स के लिए चाइना जाता है खरीदी करने के लिए, तो उसी के साथ एक एजेंट घूमता है चाइना का, जो अच्छे से अच्छी जगह पे खरीदी करने के लिए लेके जाता है। उसी के साथ घूमते हुए हमारे व्यापारी द्वारा जब टाइल्स पसंद की जाती है और हमारा व्यापारी कीमत सुन के वो टाइल्स खरीदने के लिए मना करता है, तब वो एजेंट परिस्थिति समझ के उसी से बात करता है और समझा लेता है और ख़रीदी की कीमत का बिल दिखा के उसी के भाव पे वो चीज़ बेच देता है, मतलब चाइना की चीज़ हमारे व्यापारी को दे देता है। जब उसे ज़्यादा बात की और खाने पीने घूमने के बाद जब आत्मीयता हुई और ज़्यादा बात की, तब उसी ने एक राज खोला। उसने बोला कि हमारी सरकार हमें टोटल एक्सपोर्ट के बिल पर हर साल 26% कैश रिटर्न करती है। इसका मतलब व्यापार करो बिना प्रॉफिट के और सरकार प्रॉफिट करवा देगी। ये होता है प्रोत्साहन, ये होता है बिजनेस बढ़ाने का प्लानिंग, ये होती है पॉलिसी जिसे बिजनेस बढ़ेगा। इसके अलावा एक बात है जो ज़्यादा हैरान करने वाली है, वही कंपनी जो कि चाइनीज़ है वो हमारे व्यापारी को पैसे देगी और हमारी इंपोर्ट ड्यूटी के खिलाफ, हमारी इंपोर्ट पॉलिसी के खिलाफ हमारी कोर्ट में केस करवाएगी। जी सही सुना, हमारी कोर्ट में हमारे व्यापारी द्वारा केस करवाएगी, वो भी हमारी सिस्टम के खिलाफ, हमारे कानून, हमारे नीति नियम के खिलाफ।
इसके लिए वकील से लेके तुम्हारे समय तक जो भी बर्बाद होगा वो सब पैसे वो चाइनीज़ कंपनी देगी। आप भले ही केस हार ही क्यों ना जाओ या फिर तारीखें ही क्यों ना लेनी पड़े, पैसे चाइनीज़ गवर्नमेंट देगी। ये है व्यापार की नीति जो हमें कभी भी समझ में नहीं। दोस्तों, आखिर में हम बात करेंगे सबसे महत्वपूर्ण बात जो कि हम सबको समझना चाहिए। दोस्तों, आज की डेट में चाइना और इंडिया मिलाकर 275 करोड़ पॉपुलेशन है। मतलब दुनिया की 35% आबादी सिर्फ ये 2 ही देशों में है। अब समझो, चाइना के लोग खरीदी करते समय लेबल देख के खरीदी करते हैं, जैसे कि मेड इन चाइना की प्रोडक्ट ही वो लेने की कोशिश करेगी। कौन सी भी देश की कंपनी होगी, अगर वो फैक्ट्री चाइना में लगाती है तो लेबल आएगा मेड इन चाइना, तो वो लोग लेबल देख के ही खरीदी करेंगे और मेड इन चाइना ही लेने की ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करेंगे। और हम क्या करते हैं, हम तो मेड इन इंडिया को छोड़ के सब कुछ खरीदी करेंगे। मतलब मेड इन इंडिया देसी तो चाहिए नहीं हमें, मेड इन चाइना भी चलेगी, मेड इन अमेरिका चलेगी, मेड इन बांग्लादेश चलेगी, लेकिन मेड इन इंडिया हमें नहीं चलेगी। जहां 140 करोड़ की आबादी सिर्फ खुद की बनाई चीज़ का उपयोग करेगी और दूसरी तरफ 135 करोड़ आबादी भी खुद की चीज़ 10-20% खरीदी करके वो 140 करोड़ वालों को मदद करेगी, तो कौन सफल होगा? बस दोस्तों, आप सोचते रहो, वो तो निकल चुके हैं आगे और आगे ही चलते रहेंगे अगर हम नहीं सुधरे तो। जय हिंद, जय भारत।